टॉपिक है वो है आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमें सैम्पलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स की। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये अच्छे से भी आप समझिएगा। डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, हम सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या रहता है कि जो टारगेट पॉपुलेशन होती है हम उसको डिफाइन करते हैं। अब टारगेट पॉपुलेशन रिसर्च के सेंस में क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च के लिए जो भी इंटरेस्ट होता है उनका ये फर्स्ट स्टेप होती है आपके सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए। अब जनरल सेंस में देखें तो जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको डिफाइन यानी कि परिभाषित किया गया है कि ये एलिमेंट यानी कि तत्व है सैंपल यूनिट का, जो भी आपके सैंपल होते हैं उसके यूनिट का ये तत्व होता है, एक्सटेंड होता है और एक टाइम फ्रेम होता है। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। द डेफिनेशन शुड बी इन लाइन, जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि एक पूरे प्रॉपर इसका एक फ्रेमवर्क होता है, एक पूरी लाइन में हम क्या करते हैं क्रम वाइज इसको क्या करते हैं जमा के रखते हैं विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च स्टडी। जब हम कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं तो इसको एक प्रॉपर क्या करते हैं क्रम में हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या दिया गया है कि जो वेल डिफाइंड पॉपुलेशन होता है वो रिड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द रेस्पोंडेंट हु डू नॉट फिट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो भी हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में फिट नहीं बैठता, जो हमारा उद्देश्य होता है उसके लिए जो फिट नहीं बैठता तो हम उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन में यही है कि हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी जो हम यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में तो रैंडम होता है कि जब हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, सपोज़ हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो हम सबसे तो नहीं पूछ सकते, तो हम रैंडम जो भी हमें लगता है कि हाँ ये हमें प्रॉपर आंसर दे सकते हैं तो हम रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है इसमें कि जो जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम। एक सैम्पलिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एक फ्रेमवर्क यानी कि एक पूरा ढांचा बनाते हैं उसके लिए। तो रिसर्चर शुड बी डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, ये रिसर्चर डिसाइड करता है उसका ढांचा। द लिस्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच द सैम्पल में बी ड्रॉन। अब क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट की, जो भी हमारे तत्व होते हैं, जो भी हम सैंपल बनाते हैं उसमें से एक पूरी हम लिस्ट बनाते हैं हमारे तत्वों की, ठीक है। फिर स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट, फिर हम स्पेसिफाई करते हैं सैम्पलिंग यूनिट को। द बेसिक यूनिट दैट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट। एक बेसिक क्या होता है, ये एक बेसिक यूनिट होती है जिसमें सिंगल तत्व की हम बात करते हैं या फिर हम ग्रुप की बात करते हैं एलिमेंट की, जो भी पॉपुलेशन हम सैंपल में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, तो जो हम सिलेक्शन करते हैं सैम्पलिंग मेथड का, तो सैम्पलिंग यूनिट आर टू बी सिलेक्टेड। सैंपल की जो यूनिट्स होती हैं हम उनको क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं। फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, हम उद्देश्य जो होते हैं उससे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं बिजनेस रिसर्च में। अब जो ये सैंपल मेथड होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो होता है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि रैंडम होता है, किसी भी चीज़ में हम बहुत सारे उसमें से एक कुछ भी ले लेते हैं, रैंडम उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि नॉन रैंडम। सपोज़ 10 लोग हैं तो हमें 10 ही से बात करना है। इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, समटाइम्स हम बाइज्ड हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये हमारे वाले, हम इनसे पूछ लेते हैं या हमें इनसे हम ये देख रहे हैं कि वो हमें सही आंसर दे सकते हैं, तो ये हमारी सोच पे रहता है क्योंकि हम रैंडम उसमें ले रहे हैं, ये एक एरर होता है इसका। और नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। अब ये वाले जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी कि एक्चुअल में रिसर्च सेंस में क्या होता है, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़। फिर हम क्या करते हैं, जो सैम्पल साइज़ होता है उसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो प्रोबेबिलिटी वाले केस में हम क्या करते हैं, जो सैम्पलिंग होती है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। कोई भी हम जो उसमें फॉर्मूला होता है उसको लगा के कैलकुलेट करते हैं हमारा सैम्पल साइज़। कब, आफ्टर द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल एरर, जो भी हमारा एरर होता है उसको एक्सेप्टेबल करने के बाद। उसके बाद इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा क्या रहता है, जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम एलोकेशन करते हैं बजट का। हमारा जितना बजट होता है हम उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सैम्पल जो साइज़ होता है वो बनाते हैं। थंब रूल पे बनाते हैं कि इतना है तो इतना ही होना चाहिए। नंबर ऑफ सब ग्रुप टू बी एनालाइज, अब जो भी सब ग्रुप के नंबर हैं उनको भी हम क्या करते हैं उसमें एनालाइज करके रखते हैं।
इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन नंबर ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं या जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो हमने नेचर एनालाइज किया हुआ होता है उन सब पे, इंसिडेंस रेट पे, कंप्लीशन रेट पे कि कितने जो सैम्पल्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीशन रेट हो चुका है, ये डबल रिपीट हो गया सॉरी। उसके बाद प्ले अ मेजर रोल इन सैम्पल साइज़, जो ये कंप्लीशन रेट है ये बहुत मेजर रोल क्या होता है, प्ले करता है सैम्पल साइज़ डिटर्मिनेशन में हमारा, ताकि हम अच्छी तरीके से मेजर करके क्या कर सकते हैं इसमें उसको जो साइज़ होता है उसको डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। स्पेसिफाइंग द सैम्पल साइज़ प्लान, फिर हम क्या करते हैं स्पेसिफाई करते हैं सैम्पल साइज़ प्लान को। तो वुड मेक देयर वर्क ईजी, जो हम ये प्लान बना लेते हैं, तो प्लान यानी कि क्या होता है, आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, हम पहले कोई भी काम करने से पहले जो एक पूरी उसके लिए प्लानिंग करते हैं तो वो किसी भी काम को क्या होता है बहुत इजी बना लेती है। तो जब हम स्पेसिफाई करते हैं सैम्पलिंग प्लान को, कोई भी एक स्पेसिफाइड प्लान जब हम बनाते हैं तो वो हमारे काम को काफ़ी ईजी कर देता है। फिर होता है सिलेक्टिंग द सैम्पल, फिर हम क्या करते हैं सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं। ये आपके फाइनल स्टेप होती है सैम्पलिंग प्रोसेस में। एक्चुअल सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल एलिमेंट इज़ कैरिड आउट, जो एक्चुअल एलिमेंट जो एक्चुअल तत्व होते हैं आपके सैम्पल के वो क्या होते हैं निकल कर आते हैं। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर थोड़े डिस्क्रिप्शंस में पॉइंट्स भी हैं, तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से और डिटेल में समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में ये प्रोबेबिलिटी वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है वो क्यों यूज़ किया गया है।